आधी रात के वक्त अचानक से एक लड़की की अजीब तरह से चीखने की आवाज़ें आने लगीं। मैं एक शादीशुदा औरत थी और इस तरह की आवाज़ों को अच्छे से पहचानती थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि भला ऐसी आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। मैं तुरंत ही कमरे से बाहर निकली। चारों तरफ घना अंधेरा छाया था। तब महसूस हुआ कि ये तो छत से आवाज़ आ रही है। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए मैं छत की तरफ बढ़ती जा रही थी। लेकिन वहां चारों तरफ सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं था। आवाज भी सन्नाटे में बदल गई थी। मैं जैसे ही पलटकर नीचे उतरने वाली थी, तभी एक बार फिर से वही आवाजें आने लगीं। तभी मैंने देखा कि छत के एक कोने पर एक कमरा बना था और ये आवाज वहीं से आ रही थी। मैंने जैसे ही उस कमरे को खोला तो मेरे होश उड़ चुके थे। मात्र 14 साल की एक लड़की के साथ वहां पर एक हट्टा कट्टा आदमी। मेरा नाम संगीता है। जब मैं मात्र 16 साल की थी तभी मैंने अपने माँ बाप को खो दिया था। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी जब तक मेरे माँ बाप जिंदा थे। मैं उनकी इकलौती औलाद थी और इसीलिए भले ही हम मिडिल क्लास थे, लेकिन मेरे मम्मी पापा मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। लेकिन उनके एक कार एक्सीडेंट में देहांत के बाद मेरी दुनिया उजड़ कर रह गई थी। मेरे पापा के घर वालों ने तो मुझे किसी भी तरह से अपनाने से साफ इनकार कर दिया था, जिस कारण मेरी बूढ़ी नानी मुझे अपने साथ लेकर अपने गांव आ गई थी। वो बेचारी पहले से ही जैसे तैसे गांव वालों के छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा किया करती थी। वो बूढ़ी थी, इसलिए उन्हें रुपए पैसों की भी कोई खास जरूरत नहीं होती थी। बस कभी कभार छोटी मोटी बीमारियों की दवाई खरीदने के लिए ही उन्हें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती थी, इसलिए वो छोटे मोटे काम कर लेती थी। बाकी गांव वालों का दिल काफ़ी बड़ा होता है, तो कोई न कोई उन्हें खाना खाने को दे दिया करता था और बस इसी तरह से उनका बुढ़ापा जैसे तैसे कट रहा था। लेकिन अब मैं उन पर जिम्मेदारी का बोझ बनकर आ गई थी, जिसकी फिक्र में अब और भी ज़्यादा वो बूढ़ी होने लगी थी। पढ़ाई तो अब मेरी वैसे भी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, इसलिए मैंने अब ये फैसला कर लिया था कि अब मैं अपने और नानी के लिए कोई काम करूंगी, ताकि कम से कम जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं वो तो मैं निकाल सकूं और मेरी नानी को बाहर वालों के सामने अपने हाथ ना फैलाने पड़े। लेकिन कहीं भी बाहर काम करने के लिए मेरी नानी बिल्कुल भी राजी नहीं थी, क्योंकि उनका कहना था कि ये दुनिया बहुत बुरी है। मेरी उम्र अभी बहुत कम है और मुझ में इतनी समझ नहीं है कि कोई भी कभी भी मेरा फ़ायदा उठा सकता है। उनकी इस बात में पूरी तरह से सच्चाई थी, क्योंकि अब तक मैंने लोगों का सामना नहीं किया था, क्योंकि मेरे लिए हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरे माँ बाप ने उठा रखी थी। लेकिन अब सब चीज़ों की जिम्मेदारी मुझे खुद से ही निभानी थी और खुद से ही सारी चीज़ों को हैंडल करना था। पर उसके लिए मेरे पास कोई भी अनुभव नहीं था, ना ही इतनी समझ थी कि मैं लोगों की पहचान कर सकती थी। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था, ये सब कुछ मेरी मजबूरी थी। मैंने नानी को समझाया कि आप इस तरह से जी सकती हैं, लेकिन मैं इस तरह से नहीं जी सकती। 4 पैसे कमाऊंगी तो उनमें से 2 बचाऊंगी और 2 को जोड़कर मैं आगे अपनी पढ़ाई के लिए कुछ पैसा जोड़ सकूंगी, ताकि कम से कम कोई ढंग का कोर्स करके कोई तो अच्छी नौकरी कर सकूं। लेकिन नौकरी की तलाश में मैं शहर भी नहीं जा सकती थी। भला शहर में जाती भी तो फिर मैं कहाँ रहती। यहाँ कम से कम नानी का साया तो मेरे साथ था। इसलिए मैं गांव के पास ही जो एक नई फैक्ट्री खोली गई थी, वहाँ पर काम करना मैंने शुरू कर दिया। वो एक पैकिंग की फैक्ट्री थी, जहाँ पर सामान को पैकेट में डालकर बंडल बनाकर तैयार किया जाता था। फैक्ट्री के काम में मुझे बस इतने पैसे मिल जाया करते थे जिससे घर का खर्चा ही ठीक ठाक से चल सके। लेकिन कुछ ही महीनों में मुझे ये बात समझ आ गई थी कि इतने पैसों से मैं कोई भी अच्छी पढ़ाई तो नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैंने आगे पढ़ने के बारे में भी सोचना छोड़ दिया था। उस फैक्ट्री में सिर्फ एक मैं ही थी जिसकी उम्र सबसे कम थी, और वहाँ पर काम करने वाले आदमियों की नज़र मुझ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती थी। जिस बात को जब मैंने भांपा तो मुझे वहाँ काम करने से बहुत डर लगने लगा था। कई बार घर लौटने के बाद मेरा दिल करता था कि अब मैं दोबारा फैक्ट्री में कभी काम पर ना जाऊं, लेकिन घर की हालत को सुधारने की खातिर मैं मजबूर होकर हर रोज़ सुबह फिर से फैक्ट्री पहुंच जाती थी। मेरी नानी को भी हर वक्त मेरी चिंता सताती रहती थी, इसीलिए जब तक उनमें इतनी ताकत रही कि वो ठीक से चल फिर सकें, वो हर रोज़ रात को मुझे फैक्ट्री के रास्ते में मिल जाया करती थीं।
उन्हें ये डर सताता था कि कहीं ऐसा ना हो कि फैक्ट्री से लौटते समय रास्ते में जो सुनसान खेत पड़ते हैं वहाँ कभी कोई मेरा फ़ायदा ना उठा ले। इसलिए वो हिम्मत करके हर रोज़ मुझे लेने आ जाती थी, जिससे मुझे भी काफ़ी तसल्ली होती थी, क्योंकि मुझे भी वहाँ से लौटते लौटते रात हो जाती थी। धीरे धीरे इसी तरह से 2 साल बीत गए और फिर नानी के हाथ पैरों ने भी उतने अच्छी तरह से काम करना बंद कर दिया। इसलिए मैंने भी नानी को समझाया कि आपको मेरी इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं पहले से काफ़ी समझदार हो चुकी हूँ और अपना ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ, इसलिए आप घर पर ही रहकर मेरा इंतज़ार किया करें। लेकिन नानी को मेरी चिंता हर पल सताती रहती थी, इसलिए जब तक मैं घर लौटकर नहीं आती थी वो एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठती थी। इसी बीच उस फैक्ट्री में और भी नए लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, जिनमें से काफ़ी लोग पास वाले शहर से भी आया करते थे। उनमें ही एक राजन था, जिससे मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी। वहाँ पर जितने भी आदमी काम करते थे उनमें वो मुझे सबसे ठीक लगता था, इसीलिए मैं कभी कभार उससे थोड़ी बहुत बातचीत कर लेती थी। बाकी मैं ज़्यादा किसी से नहीं बोलती थी, क्योंकि मुझे लगभग सबकी ही नीयत में खोट लगता था। हालांकि बोलते सब मुझसे बहुत प्यार से थे, लेकिन कहते हैं ना कि एक औरत को एक आदमी की नज़र की पहचान बहुत अच्छे से होती है, और मैं इसीलिए ये बात बहुत अच्छे से समझती थी कि क्यों बाकी सब मुझसे इतना प्यार से बोलते हैं, ताकि मौका मिलने पर मेरा फ़ायदा उठा सकें। इसलिए मैंने हमेशा सभी से दूरी बनाकर रखी। और फिर एक रात जब मैं फैक्ट्री से वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में अचानक 2 आदमियों ने मुझे कसकर पकड़ लिया और घसीट कर खेतों की तरफ ले जाने लगे। मैं चिल्लाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने मेरा मुंह इतनी कस के दबाया हुआ था कि मैं जरा सी आवाज़ भी नहीं कर पा रही थी। मैंने अपने हाथ पैर बहुत चलाने की कोशिश की, पर वो 2 थे, इसलिए मैं उनके सामने कमज़ोर पड़ गई। डर के मारे मेरी जान हलक से निकलने ही वाली थी। मैं समझ गई कि अब आज मेरा अंत नज़दीक है। मुझे अपनी नानी का चेहरा बार बार याद आने लगा और मेरी आंखों से आंसू लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं उन लोगों के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उन पर तो जैसे उस वक्त हैवान सवार था। उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था सिवाय मेरे। वो बस किसी भी तरह से मुझे पा लेना चाहते थे और फिर वो अपने इरादों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। मैंने भी जैसे उस वक्त बिल्कुल हार मान ली और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी न जाने कहाँ से, लेकिन भगवान के रूप में वहाँ राजन आ गया और उसने उन दोनों आदमियों को मार मार कर उनकी हालत खराब कर दी और वो वहाँ से भाग गए। उसके बाद उस रात राजन ही मुझे अपने साथ अपने घर लेकर गया। नानी ने जब मेरी ऐसी बुरी हालत देखी तो वो तो डर के मारे थरथर कांपने लगी और फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो वो लगातार रोए चली जा रही थी और मुझसे बार बार कह रही थी कि मुझे जिस बात का अब तक डर सताता रहा, आखिर आज वही हुआ। तब राजन ने नानी से कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैंने आपकी बच्ची पर बिल्कुल आंच भी नहीं आने दी है। मैंने नानी से कहा कि हाँ नानी, मेरे साथ वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए। वो तो राजन ऐन मौके पर वहाँ आ गया, वरना आज आपकी संगीता आपके सामने यूं सही सलामत नहीं बैठी होती। नानी ने मुझे तुरंत ही गले से लगा लिया और राजन का खूब धन्यवाद दिया। अगले दिन मैं फैक्ट्री नहीं गई। नानी भी यही चाहती थी कि अब मैं फैक्ट्री में काम ना करूं। चाहती तो मैं भी ये थी, लेकिन एक तरफ मेरा डर था और दूसरी तरफ घर के हालात, और मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता था कि वो 2 आदमी कौन थे। जब वो एक बार मेरे साथ इस तरह की हरकत कर सकते थे तो वो दोबारा भी वही सब दोहरा सकते थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच नानी ने गांव के ही एक आदमी से मेरे लिए रिश्ता देखने को कहा। नानी ने कहा कि मैं अब जल्द से जल्द तेरे हाथ पीले कर देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी मौत का भी कोई भरोसा नहीं, न जाने वो कब आ जाए। और फिर तू जवान लड़की जब मेरे होते हुए ही सुरक्षित नहीं है तो मेरे मरने के बाद तो तेरा न जाने क्या हाल होगा। मैंने भी नानी की इस बात का कोई विरोध नहीं किया। 1 हफ्ते तक मैं फैक्ट्री नहीं गई तो राजन मुझे घर मिलने आया। वो मुझसे कहने लगा कि आखिर तुम डर कर कब तक घर में बैठी रहोगी, इस तरह से तो ऐसे लोगों की हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैंने कहा तो तुम बताओ मैं क्या करूं? उस दिन तो तुमने आकर मुझे बचा लिया था।
लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि हर बार तुम मेरी रक्षा के लिए हर वक्त मौजूद रहो। इसीलिए नानी ने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए हैं। जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा वो मेरी शादी कर देंगी। मेरा इतना कहना था कि राजन ने तुरंत ही मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगा, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे तो लगा कि तुम शायद अभी शादी नहीं करोगी, इसलिए मैंने तुमसे अब तक अपने दिल की कोई भी बात नहीं की। राजन की इस हरकत से मैं दंग रह गई। मैंने तुरंत ही अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहा कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तो राजन ने कहा, संगीता, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए नानी रिश्ता तो देख ही रही है ना, तो फिर तुम्हारी शादी मुझसे क्यों नहीं हो सकती? भला मुझ में क्या कमी है? राजन अभी ये बोल ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ नानी आ गई और उन्होंने राजन की पूरी बात सुन ली, जिसे देखकर मैं भी बुरी तरह से घबरा गई। मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नानी मुझे गलत समझ लें, क्योंकि असल में तो मुझे इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन फिर राजन ने नानी को समझाते हुए कहा कि आप जो भी रिश्ता देखेंगी, आपको नहीं पता कि वो आदमी कैसा होगा, वो संगीता को खुश रखेगा भी कि नहीं। लेकिन मैं संगीता से प्यार करता हूँ और अब तक सब कुछ ना सही, लेकिन थोड़ा बहुत तो संगीता मुझे जानती ही है कि मैं कैसा इंसान हूँ। आप मेरा भरोसा करिए, मैं संगीता को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। नानी भी मेरे और राजन के रिश्ते के लिए तैयार हो गई और सच कहूँ तो मैं भी राजन को अपने पति के रूप में पाकर बहुत खुश थी, क्योंकि ये तो सच था कि राजन एक बहुत ही नेक इंसान था। बस अगले ही महीने हम दोनों की शादी हो गई। राजन ने अपने बारे में बताया था कि उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, बस एक बड़ा भाई है और भाभी है जो कि गांव में रहते हैं। वो गांव से निकलना चाहता था, इसीलिए नौकरी की तलाश में शहर आ गया, लेकिन दर दर भटकते हुए उसे नौकरी इस फैक्ट्री में मिली। वैसे तो शादी के बाद विदा होकर मुझे अपने ससुराल चले जाना चाहिए था, लेकिन राजन ने कहा कि मेरे माँ बाप तो है नहीं और मेरे भाई को भी मुझसे कोई खास लगाव नहीं है। अगर हम लोग चले जाएंगे तो तुम्हारी नानी का यहाँ ख्याल कौन रखेगा? और फिर हम दोनों की नौकरी भी यहीं पर है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम तुम्हारी नानी के पास ही रहें। मुझे भी राजन का ये सुझाव बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे मुझे नानी की भी कोई फिक्र नहीं रहती। फिर इसके बाद हम नानी के साथ ही रहने लगे और दोनों पति पत्नी रोज़ सुबह साथ में फैक्ट्री जाते और रात को साथ में ही वापस लौटते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे जीवन की सारी खुशियाँ मिल गई हों, लेकिन ये दुखों के तूफान से आने से पहले की खुशियाँ थीं। शादी के कुछ महीनों बाद ही नानी मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अभी मैं नानी के दुख से उभर ही नहीं पाई थी कि ना जाने कैसे फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हो गया और आग इतनी बुरी तरह से फैली कि पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई, जिसमें फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ लोग जलकर स्वाहा हो गए और कुछ बहुत बुरी तरह से घायल। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी, सब तरफ बस रोना धोना यही नज़र आ रहा था। हमारे उस गांव के क्षेत्र में सिर्फ वही एकमात्र फैक्ट्री थी जो लोगों के रोजगार का जरिया थी, पर अब वो भी खत्म हो चुकी थी। कुछ दिन तो जैसे तैसे काटे, लेकिन फिर रोटी के लाले पड़ने लगे। अब हालात हद से ज़्यादा बदतर होने लगे थे, इसीलिए गांव के काफ़ी सारे लोग पलायन करके शहर निकल गए। मैंने भी राजन से कहा कि अब भला यहाँ रखा ही क्या है, इसीलिए हम दोनों को भी शहर चलना चाहिए। राजन को भी मेरी बात ठीक लगी और हम शहर पहुँच गए। हमारे पास पहले से बचत के कुछ पैसे थे, जिससे हमने किराए पर एक कमरा ले लिया और हर रोज़ सुबह हम दोनों पति पत्नी काम ढूंढने के लिए निकल जाते थे। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए हमें किसी हाई फाई जगह नौकरी तो नहीं मिल सकती थी, लेकिन कुछ महीनों की मेहनत के बाद हमें शहर की ही एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई और फिर से ज़िंदगी पटरी पर आ गई। धीरे धीरे अभी चीज़ें सुधरने ही लगी थी और एक उम्मीद बनने लगी थी कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। इतनी बड़ी खुशखबरी मैं राजन को सामने से सुनाना चाहती थी, इसलिए रात को राजन के लौटने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि राजन तो नहीं आएगा, पर एक बहुत बुरी खबर आएगी। राजन का एक दोस्त दौड़ता हुआ घर आया और उसने बताया कि राजन का एक्सीडेंट हो गया है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं जब भागती हुई अस्पताल पहुंची तो पता चला कि राजन के दोनों पैरों को काटना पड़ा
क्योंकि दोनों ही पैर पूरी तरह से एक्सीडेंट में खराब हो चुके थे। इस सदमे को मैं बर्दाश्त ना कर सकी और उसका मुझ पर इतना बुरा असर हुआ कि मैंने अपने बच्चे को भी खो दिया। जिस खुशी को मैं राजन को बताना चाहती थी, उस खुशी को बताने से पहले ही मैं खो चुकी थी। कुछ हफ्तों के बाद राजन को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और मैं व्हील चेयर पर उसे बिठाकर कमरे में ले आई। अब वो पूरी तरह से लाचार था। हम दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। न जाने भगवान कौन से जन्म का बदला हम दोनों पति पत्नी से ले रहा था, पर फिर भी मैं अपने पति की हिम्मत बांधना चाहती थी, क्योंकि एक तो वो वैसे ही अपनी लाचारगी से बुरी तरह से लड़ रहे थे, जिस वजह से वो दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे और हद से ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए थे। अब घर की जिम्मेदारी मुझे अकेले ही उठानी थी, लेकिन सिर्फ मेरे अकेले काम करने से खर्चा चल ही नहीं रहा था। इधर जैसे जैसे महीने बीत रहे थे, मकान के किराए का कर्ज भी हमारे सर पर बढ़ता जा रहा था, जिसे चुकाना हमारे लिए मुश्किल हो गया। मैंने राजन से कहा कि आखिर ऐसे हम अगर यहाँ रहकर कमाई करेंगे भी तो फ़ायदा क्या है, क्योंकि जितना भी कमाएंगे उससे कर्ज चुकाना भी बहुत मुश्किल पड़ रहा है। ऐसे तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तब राजन ने कहा कि अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है, इससे तो अच्छा यही है कि मैं तुम्हें अब तुम्हारे ससुराल ले चलूं। कम से कम वहाँ भैया भाभी हैं, तुम्हें भी भाभी के साथ बैठकर अपना दुख बांटने का कुछ मौका मिलेगा, और वहीं पर गांव में मैं कोई ऐसा काम देख लूँगा जो बैठे बैठे कर सकूं। ये सोचकर हम लोग अगले दिन ही राजन के गांव पहुंच गए। जैसे ही हम राजन के घर पहुंचे तो उसका घर देखकर मैं दंग रह गई थी। उसका घर बना तो सिर्फ 1 मंजिल का ही था, लेकिन वो काफ़ी बड़ा था। राजन की भाभी यानी मेरी जेठानी तो मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी, लेकिन मेरे जेठ के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें हमारा यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे इस बात से हैरानी थी कि उन्हें अपने भाई की हालत पर भी कुछ खास दुख नहीं था। मैंने जब इस बारे में राजन से पूछा तो राजन ने बताया कि बड़े भैया शुरू से ऐसे ही रहे हैं, उन्हें सिर्फ अपनी अय्यासियों से ही मतलब रहा है। माँ बाप भी जब जिंदा थे तब भी उन्हें उनका कोई ख्याल नहीं था, और उसके बाद भी वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में ही लगे रहते हैं। अब जब तुम यहाँ रहोगी तो तुम खुद ही देखोगी कि वो किस कदर स्वार्थी इंसान है। मेरी भाभी बहुत सीधी है, उनकी भी कदर ये आदमी बिल्कुल नहीं करता। आए दिन घर में कलह होती है, और इसी वजह से मैं माँ बाबूजी के मरने के बाद इस घर को छोड़कर चला गया था। वरना भला तुम ही सोचो, जिसके पास इतना बड़ा घर हो वो शहर में जाकर क्यों किराए के मकान में रहकर इधर उधर फैक्ट्री के काम में धक्का खाए। मेरे गांव में भी काफ़ी काम था, लेकिन यहाँ काम करने का मतलब यही था कि मुझे यहीं रहना पड़ता। लेकिन किस्मत तो देखो, अब मेरी मजबूरी है कि घूम फिर कर आखिर मुझे इस घर में ही लौटना पड़ा। मेरे जेठ की 3 बेटियां थीं, जिनकी उम्र में कुछ खास अंतर नहीं था। सबसे बड़ी बेटी 11 साल की थी और उससे छोटी 10 साल की और उससे छोटी 8 साल की। लेकिन वो तीनों बच्चियां बड़ी ही प्यारी थीं, पर वो अपने बाप से बहुत डरती थीं। मेरे जेठ जैसे ही घर में आते थे तो वो कोई एक कोना पकड़कर ऐसे दुबक जाती थीं जैसे कभी इस घर में रहती ही ना हो। उनकी जरा सी भी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। यहाँ तक कि मेरी जेठानी भी हर वक्त डरी सहमी सी और बहुत ही धीमी आवाज़ में बात करती थी। हम उस घर में रह जरूर रहे थे, लेकिन एक तरह से हमारे बीच बहुत कम बातचीत थी। घर के एक सिरे की तरफ वो लोग रहते थे और दूसरे सिरे की तरफ हम लोग। जब तक जेठ घर में रहते थे तब तक उनकी बेटियां और ना मेरी जेठानी हम लोगों में से किसी की तरफ देखती भी नहीं थी। लेकिन जेठ के जाने के बाद थोड़ा बहुत वो लोग हिम्मत करके हमसे बातचीत कर लेते थे। मेरे पति ने भी मुझे मना किया था कि मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा मेल जोल ना बढ़ाऊं, क्योंकि अगर इस बारे में मेरे जेठ को गलती से भी पता चला तो मुसीबत मेरी जेठानी और उनकी बेटियों की ही बढ़ जाएगी। मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उन लोगों को कोई परेशानी हो, इसलिए मैं भी हमेशा जेठ के होते हुए उनसे दूर रहने की ही कोशिश करती थी और यही दिखावा करती थी कि मेरा उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। कुछ ही दिनों बाद मेरे पति को पास की एक फैक्ट्री में मोहर लगाने का काम मिल गया। उस फैक्ट्री में जो सामान होता था उस पर स्टैंप लगाई जाती थी, जिसमें सिर्फ बैठे बैठे ही काम करना था। इस वजह से उन्हें उस काम को मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तनख्वाह भी ठीक ठाक थी और इधर मैंने घर बैठे ही सिलाई का काम शुरू कर दिया था।
एक दिन जब मैंने अपना काम जल्दी निपटा लिया तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मुझे यहाँ आए हुए लगभग 3 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन अब तक मैंने ना तो पूरा घर देखा है और ना ही मैं एक भी बार छत पर गई हूँ। यही सोचकर मैं पूरे घर का मुआयना करने लगी। घर भले ही पुराने ज़माने का बना था, लेकिन बहुत सुंदर था। तभी मैं छत पर जाने लगी थी कि मेरी जेठानी ने पीछे से आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। वो कहने लगी, संगीता, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, मैं छत देखने जा रही हूँ दीदी। तो वो कहने लगी कि छत पर जाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, लेकिन आप मुझे ऊपर जाने से मना क्यों कर रही हैं? तो वो कहने लगी, क्या बताऊं संगीता, लेकिन इस गांव में एक चुड़ैल का साया घूम रहा है जो बहुत समय से लोगों को परेशान करता है। वो चुड़ैल सिर्फ उन्हीं लोगों के घर के अंदर घुस रही है जो अपनी छत पर जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर लोगों ने छत पर जाना बंद कर दिया है। जो भी छत पर जाता है वो चुड़ैल उस आदमी के साथ चिपक कर उसके घर के नीचे उतर आती है। और तो और वो चुड़ैल रातों को दर्द में बुरी तरह से चिल्लाती है और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालती है ताकि लोग उसके जाल में फंसकर छत पर आ जाएं और फिर वो उनके साथ उनके घर में उतर जाए। वो लोगों के घरों में घुसने के लिए इसी तरह का जाल बिछाती है। जेठानी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरे तो पसीने ही छूटने लगे थे। भूत चुड़ैलों से मुझे बहुत डर लगता था। इस तरह की भूत प्रेतों की बातें मैंने अपनी नानी के गांव में भी बहुत सुनी थी। कहते हैं जो गांव के एरिया होते हैं वहां पर इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा भटकती रहती हैं। जेठानी की बात सुनकर मैं तुरंत ही नीचे उतर आई। मैंने कहा कि मैं अब कभी भी छत पर जाने की हिम्मत नहीं करूंगी। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। उसके बाद हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर तब तक बातें करते रहे जब तक मेरे जेठ के घर आने का समय नहीं हो गया। उस दिन रात को जब मेरा जेठ लौट कर आया तो उसने हद से ज़्यादा शराब पी रखी थी। पहले तो जेठ जेठानी के कमरे से उनकी लड़ाई की धीमे धीमे आवाज़ें आती रहीं, लेकिन फिर अचानक से मेरा जेठ कमरे से बाहर निकल आया और जेठानी को घसीटता हुआ लाया और मारने लगा। कहने लगा कि तूने आज तक मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटियां ही दी हैं। मैं तुझसे कब से वंश चलाने वाला मांग रहा हूँ, लेकिन तू इतनी नामुराद है कि तूने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी है और मेरा वंश उजाड़ कर रख दिया है। जी तो करता है कि मैं तेरी जान ले लूँ। खुद तो किसी काम की नहीं है और फिर मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ा रही है। तेरी इतनी हिम्मत। ये कहते हुए मेरे जेठ ने जेठानी पर लात घूसों की बरसात कर दी। ये सब देखकर ना तो मुझसे रहा गया और ना ही राजन से। उस दिन पहली बार मैंने राजन को अपने बड़े भाई से कुछ कहते सुना। वो तुरंत ही जोर से चिल्लाए कि खबरदार, जो तुमने भाभी पर हाथ उठाया। तो मेरा जेठ राजन की तरफ घूर के देखते हुए बोला कि तू अपनी जुबान बंद रख। अगर हम पति पत्नी के बीच में बोला तो तेरी खैर नहीं, लंगड़ा कहीं का। पहले अपनी पत्नी को संभाल। शादी को इतने साल हो गए, एक चूहिया तक तो पैदा नहीं कर पाई और चला है मुझे सिखाने। जेठ के मुंह से इतनी घटिया बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे और राजन का भी चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मेरी जेठानी बुरी तरह से तड़प तड़प कर रो रही थी, लेकिन जेठ को उस पर जरा सा भी तरस नहीं आ रहा था और बेचारी तीनों बच्चियां एक कोने में खड़ी हुई थर थर काँप रही थीं। मुझे अपने जेठ पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अभी उसका सर फोड़ दूं। ना जाने कैसा जानवर था जो इंसान को इंसान नहीं समझता था, जिसे इतना भी नहीं पता कि लड़का और लड़की ये तो सब ऊपर वाले का करम है। इसमें बेचारी मेरी जेठानी की क्या गलती? लेकिन कौन उस गंवार को ये बात समझाता? वो तो नशे में बस अपनी मर्दानगी मेरी जेठानी पर दिखाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद जब वो जेठानी को पीट पीट कर थक गया तो आराम से जाकर चारपाई पर लेट गया और खर्राटे लेकर सोने लगा। मैं और राजन तुरंत ही जेठानी की तरफ आगे बढ़े और उन्हें सहारा देकर उठाया और कमरे में लेकर आए। वो मुझे बार बार कह रही थी कि तुम लोग मुझे सहारा मत दो, क्योंकि मेरे पति को पता चल गया तो वो तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। मैंने उनसे कहा कि आखिर कब तक यूं डर डर कर जियोगी? तो वो कहने लगी, और मेरे सामने कोई रास्ता भी तो नहीं है। तुम ही बताओ, अगर तुम्हारे जेठ ने मुझे छोड़ दिया तो मैं इन तीनों छोटी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? बाप का साया अगर इनके सर पर नहीं होगा तो बाहर न जाने कितने चील कौए हैं जो गिद्ध की नज़र रखे हैं और इन्हें नोच खाने को तैयार बैठे हैं। जेठानी की बात सुनकर मैं भी फूट फूट कर रोने लगी और राजन भी, बेचारे बुरी तरह से रो रहे थे। मैं यही सोच रही थी कि हम सब कितने मजबूर हैं। हम दोनों पति पत्नी जो बस एक औलाद की खातिर तरस रहे हैं।
लेकिन हमें औलाद नसीब नहीं। और एक मेरा जेठ है जिसके पास 3-3 औलादें हैं, लेकिन उसे उनकी कदर नहीं। उसे तो बस लड़का चाहिए। कुछ दिन तक तो मेरी जेठानी बिस्तर से भी नहीं उठ पाई। इसीलिए मैं खाना बनाकर छुपा कर उनको और उनकी बेटियों को खिलाती रही, और मजबूरन जेठ के लिए भी मुझे खाना रखना पड़ता था, क्योंकि अगर मैं उस दरिंदे के लिए खाना नहीं रखती तो इसकी सज़ा भी वो मेरी जेठानी को ही देता, और मैं अब उन पर और जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कुछ दिनों बाद मेरी जेठानी ठीक हो गई थी। फिर एक रात जब मेरे पास काफ़ी कपड़े आ गए थे, इसलिए मैं देर तक काम कर रही थी, तभी मेरी नज़र बाहर की तरफ पड़ी और मैं ये देखकर दंग रह गई कि मेरी जेठानी छत पर जा रही थी। लेकिन आखिर क्यों? जब मैं उस दिन छत पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे तो छत पर जाने से मना किया था, पर वो इतनी रात को छत पर क्या करने जा रही हैं? मुझे न जाने क्यों, लेकिन उन पर शक होने लगा। क्या उन्हें चुड़ैल से डर नहीं लगता? मैं काफ़ी देर चुपचाप खिड़की से झांक कर देखती रही। तकरीबन आधे घंटे के बाद जेठानी दबे पांव वहाँ से नीचे उतर आई और अपने कमरे में चली गई। मुझे ये पहेली समझ नहीं आ रही थी। फिर अगली रात जब मैं गहरी नींद में सो रही थी तो अचानक मुझे किसी लड़की के अजीब तरह से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें किस तरह की थीं मैं बहुत अच्छे से समझती थी, क्योंकि मैं खुद एक शादीशुदा औरत थी और हर शादीशुदा औरत इस तरह की आवाज़ों से वाकिफ़ होती है, जिससे मुझे अजीब लगने लगा, क्योंकि ये आवाज़ें मेरी जेठानी की तो नहीं थीं, बल्कि ये किसी कम उम्र लड़की की लग रही थीं। भला इस घर में ऐसा कौन था? डर के मारे मैं तुरंत बाहर निकली, पर वो आवाज़ें कहाँ से आ रही थीं ये समझ नहीं आ रहा था। बीच आंगन में आकर जब मैं खड़ी हुई तो मुझे लगा कि आवाज़ तो छत से आ रही है, और जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ, तुरंत ही जेठानी की वो चुड़ैल वाली बात मेरे दिमाग में घूम गई और मैं डर के मारे कांपने लगी। इसका मतलब मेरी जेठानी बिल्कुल सच कह रही थी। आज वो चुड़ैल मेरे घर की छत पर आ चुकी थी और हम लोगों में से किसी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। मैं तुरंत ही भागकर अपने कमरे में आई और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। राजन अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन उस चुड़ैल की आवाज़ें आना बंद ही नहीं हो रही थीं, बल्कि ये आवाज़ें और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थीं। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया, क्योंकि मुझे ये आवाज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। डर के मारे मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मैं काफ़ी देर अपने बिस्तर पर सिकड़ी हुई बैठी रही। फिर ना जाने कितनी देर के बाद वो आवाज़ आना बंद हुई। तब जाकर मुझे सुकून मिला और मैं सोने के लिए लेटी। जैसे ही सुबह मेरा जेठ घर से बाहर गया, मैं तुरंत ही जेठानी के पास पहुंची और मैंने उनसे रात वाला पूरा वाकया बता दिया, जिसे सुनकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मुझसे कहने लगी, संगीता, तो तुम आवाज़ सुनकर छत पर तो नहीं गई थी ना? मैंने कहा, नहीं नहीं, आपने उस दिन मुझे सब कुछ बता दिया था, और मैं क्या पागल हूँ जो खुद जानबूझकर मौत के मुंह में जाती? इसीलिए मैं छत पर बिल्कुल भी नहीं गई। मेरी इस बात को सुनकर जेठानी ने राहत की सांस ली। वो कहने लगी, तुमने बिल्कुल सही किया। अगर दोबारा से कभी भी तुम्हें ऐसा कुछ सुनाई दे या महसूस हो, तब भी कभी भी भूल कर छत पर मत जाना। उनके ऐसा कहने पर मुझे तुरंत याद आया कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने तो खुद जेठानी को रात को छत पर जाते हुए देखा था, इसलिए मैंने उनसे जिज्ञासा बस पूछ लिया, लेकिन दीदी, अभी कुछ दिन पहले आपको मैंने छत पर जाते देखा था। मेरी इस बात से जेठानी के हाथ में पकड़ा हुआ बर्तन नीचे ज़मीन पर गिर गया और वो बुरी तरह से सकपका गई, बिल्कुल ऐसे कि जैसे मैंने उनकी चोरी पकड़ ली हो। वो लड़खड़ाती हुई जुबान में मुझसे कहने लगी, नहीं नहीं संगीता, ये तुम क्या कह रही हो? भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? मुझे तो अच्छे से पता है कि छत पर जाना कितना खतरनाक हो सकता है, तो मैं जानबूझकर छत पर क्या करने जाऊँगी? मैंने कहा कि पर ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा था, मैं सच कह रही हूँ। तो जेठानी मुझ पर दबाव बनाते हुए कहने लगी कि ये ज़रूर तुम्हारा वहम होगा। तुम दिन रात काम करती हो ना, जिस वजह से तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती, और इसीलिए या तो ये तुम्हारा वहम होगा या तुमने सपना देखा होगा, क्योंकि ये छत पर ना जाने वाली बात तुम्हारे जहन में बैठ गई है, और उसी तरह का कोई सपना तुम्हें आया होगा, जिस वजह से तुम्हें ये लगा कि मैं छत पर गई हूँ, जबकि मैं तो ना जाने कितने साल से छत पर गई ही नहीं हूँ। इतना कहकर जेठानी तो अपने काम में लग गई, लेकिन मैं शक में पड़ गई कि क्या सच में मेरा दिमाग इतना खराब हो चुका है कि मुझे सपने और हकीकत में
कोई फर्क ही महसूस नहीं हो रहा है। मैं उलझन में पड़ी हुई वापस अपने कमरे में आ गई। फिर मुझे लगा कि शायद हो सकता है जेठानी सच कह रही हो, ये मेरी ही गलतफहमी हो। लेकिन अगर ऐसा है तो मेरी जेठानी इतनी बुरी तरह से मेरे इस सवाल पर घबरा क्यों गई थी, जैसे कि ना जाने उन्होंने कौन सा बड़ा जुर्म किया था जिसको पकड़ लिया गया है। अब मुझे थोड़ा थोड़ा दाल में कुछ काला नजर आने लगा था। इसीलिए अगले दिन जब गांव की एक औरत मुझसे अपना सिला हुआ कपड़ा वापस लेने के लिए आई तो मैंने उससे कुछ देर यहाँ वहाँ की बातें की और बातों ही बातों में फिर मैंने उस गांव में घूमने वाली चुड़ैल के साये के बारे में पूछना शुरू किया। मैंने सोचा कि अगर ऐसा कोई साया है तो फिर तो गांव के हर एक इंसान को इस बारे में पता होगा। लेकिन मैं उस वक्त दंग रह गई जब मेरी इस बात पर वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। वो कहने लगी, तुम क्या पागल हो गई हो? भला इस गांव में कोई चुड़ैल क्यों घूमेगी? हमारा गांव बहुत अच्छा है और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर कभी ऐसा होता भी ना तो गांव में बहुत बड़े सिद्ध बाबा रहते हैं, वो तो कब का उस चुड़ैल को चुटकियों में मार कर यहाँ से भगा देते। इतना कहकर वो औरत तो जा चुकी थी, लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह से अपनी जगह से हिल चुका था कि आखिर मेरी जेठानी ने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। और अगर सच में कोई चुड़ैल नहीं है तो फिर उस रात को वो लड़की कौन थी जो इस तरह से चीख चिल्ला रही थी? अब तो मुझे इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश नजर आने लगी। इसका मतलब जरूर इस घर में कुछ ऐसा हो रहा था जो बिल्कुल भी सही नहीं है और जिसे मुझसे और राजन से छुपाया जा रहा था। लेकिन मेरी जेठानी आखिर ऐसा क्या कर रही थी? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी जेठानी, जो अब तक मुझे एक भली औरत लगती थी, वो भी कोई गलत काम कर सकती है। ये सोचकर बार बार मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि मैं अपनी जेठानी के बारे में बिल्कुल भी बुरा सोचना नहीं चाहती थी। लेकिन जो भी सच्चाई सामने खुलकर आई उससे तो यही लग रहा था कि ज़रूर जेठानी कुछ गलत कर रही है। रात को जब राजन लौट के आए तो मैंने उन्हें अब तक जो भी सारी बातें हुई थीं उसके बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर राजन भी दंग रह गए और वो भी यही कहने लगे कि मैंने तो कभी भी भाभी को झूठ बोलते हुए नहीं देखा। मैंने कहा कि अगर जेठानी झूठ नहीं बोल रही है तो भला वो औरत भी मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? राजन ने कहा कि हो सकता है उस औरत को इस सब के बारे में पता ही ना हो। मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर कल मैं और भी कुछ लोगों से इसके बारे में बात करूंगी। इसके बाद अगले दिन मैंने गांव के कुछ और लोगों से इसके बारे में जब सवाल किया तो सब ने बिल्कुल वही बात की जो उस दिन उस औरत ने की थी। वो सब भी मुझ पर हंस रहे थे कि मैं क्या फालतू की अंधविश्वास की बातों को फैला रही हूँ। अच्छे खासे गांव वाले बिना किसी डर के रह रहे हैं और यूं भूत चुड़ैल की बातें करके मैं क्यों लोगों के मन में वहम बैठा रही हूँ। उस दिन जब राजन काम से लौटे तो मैंने उनसे कहा कि अब तो ये पक्का हो गया है कि झूठ जेठानी जी ही बोल रही हैं, लेकिन आखिर क्यों? कहीं इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज तो नहीं है। राजन ने कहा कि अगर ऐसा है तो इसका पता तो फिर छत पर चलकर ही मिल सकता है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर आज रात को मैं छत पर जाऊंगी। राजन कहने लगे, लेकिन मैं तुम्हें अकेले छत पर जाने नहीं दे सकता। मैंने कहा कि अगर मैं अकेले नहीं जाऊंगी तो फिर मेरे साथ और कौन जाएगा, क्योंकि आपको छत पर ले जाना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल की बात है। इस पर राजन का चेहरा लटक गया। मुझे भी इस बात का बुरा लगा कि ये सब कहते हुए मैंने उनका दिल दुखा दिया था। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं जानती हूँ राजन, आपको इस बात का बुरा लगा है, लेकिन सच्चाई तो यही है ना, आप ही बताइए मैं क्या करूँ। राजन ने कहा ठीक है, तुम रात में अकेले छत पर जाना, लेकिन मैं सीढ़ियों के नीचे जो जगह है वहाँ पर व्हील चेयर पर बैठा रहूँगा और अगर कोई भी ऐसी वैसी बात होती है तो मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दूँगा। मैंने कहा ठीक है। तकरीबन आधी रात हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने राजन को नींद से जगाया और उनसे कहा कि मुझे लगता है कि अब यही सही समय है छत पर जाने का। हम दोनों पति पत्नी दबे पांव अपने कमरे से जैसे ही बाहर निकले कि तभी अचानक फिर से वही आवाज़ छत से आने लगी जो उस रात मैंने सुनी थी, जिसे सुनकर राजन के भी कान खड़े हो गए। वो कहने लगे, संगीता तुम तो सच कह रही थी, ये आवाज़ तो किसी लड़की की ही है जो छत से आ रही है। भला ये सब घर में हो क्या रहा है? मैं तुरंत ही जल्दबाजी में छत की तरफ भागी। राजन मुझे बार बार पुकारने लगे कि मैं ऐसे में अकेले ना जाऊं। उन्हें मेरे लिए डर लग रहा था, पर वो आवाज़ सुनकर मेरे कदम रुक ही नहीं रहे थे।
मैं तुरंत ही दौड़कर छत पर पहुंची तो चारों तरफ अंधेरा पसरा था, कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और छत पर पहुंचते ही अचानक वो आवाज़ आना बंद भी हो गई, जिससे मैं बुरी तरह से घबरा गई कि आखिर ये हो क्या रहा है। चारों तरफ से अजीब अजीब सी जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं। मुझे अब डर लगने लगा। रात का सन्नाटा और अंधेरा अच्छों की हालत ख़राब कर देता है। इसीलिए मैं फिर से वापस नीचे जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी कि तभी फिर से मुझे वही आवाज़ सुनाई दी, जिससे मेरे कदम रुक गए और मैं कांपते हुए शरीर के साथ अपनी आंखों को इधर उधर घुमाते हुए ये देखने की कोशिश करने लगी कि ये आवाज़ किधर से आ रही है। मुझे बुरी तरह से पसीना आ रहा था और गला भी प्यास से सूखने लगा था। कुछ देर सुनने के बाद ये समझ आया कि आवाज़ छत के दूर एक किनारे पर बने कमरे से आ रही थी। मैं डरते कदमों के साथ वहां पहुंची तो दरवाज़ा हल्का सा खुला नजर आया और जैसे ही मैंने हिम्मत करके उस दरवाजे को खोला तो मेरे होश उड़ चुके थे। अंदर का नज़ारा किसी भी इंसान का दिल दहला देता। वहाँ पर एक 14 साल की लड़की मुझे सामने दिखाई दी, जो जंजीरों में लिपटी हुई थी और जिस पर एक आदमी भी उसके साथ उस वक्त। वो मंजर देखकर मुझे उस वक्त की याद आ गई जब उस रात मुझे वो 2 आदमी पकड़कर खेतों की तरफ घसीट कर ले गए थे। आज मेरी आंखों के सामने ठीक वही नज़ारा था। वो बेचारी दुबली पतली सी छोटी लड़की थी और ये आदमी हद से ज़्यादा हट्टा कट्टा था। वो बुरी तरह से चिल्ला रही थी, लेकिन उस आदमी पर कोई असर नहीं था। उसे उसकी तकलीफ नज़र ही नहीं आ रही थी। बस वो तो अपनी धुन में खोया हुआ था। उसे सिर्फ अपनी इच्छा से मतलब था। ये देखकर मेरे अंदर गुस्से की ज्वाला फूट पड़ी और तभी मेरी नज़र पास ही रखे हुए एक डंडे पर पड़ी और मैं उस आदमी पर वो डंडा लेकर टूट पड़ी। उस आदमी को भी मेरे वहाँ पर आने का बिल्कुल भी पता नहीं चला था, जिस वजह से वो संभल नहीं पाया और मेरे 2-3 बार में ही वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। लेकिन जैसे ही वो बेहोश होकर गिरा और मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मेरा जेठ ही था। तब तक नीचे मेरे पति ने चिल्ला चिल्ला कर शोर मचा दिया था, जिससे मेरी जेठानी और उनकी बच्चियां भी जाग गई थीं। मैंने उस बेचारी लड़की को उन जंजीरों से आज़ाद किया और उसकी हालत ठीक की। उसके अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक किया और उसे सहारा देकर नीचे लेकर आई। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उससे ठीक से चला भी नहीं जा पा रहा था और उसे बहुत बुरी तरह से चोटें आई हुई थीं। मैं उसे जैसे ही नीचे लेकर आई, मेरी जेठानी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था और आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मैंने जैसे ही उन्हें देखा तो गुस्से से मेरी आंखें और भी ज़्यादा लाल हो गईं। मैं उस बच्ची को कमरे में लेकर गई। उसके काफ़ी खून निकल रहा था, जिसे देखकर मेरे पति भी समझ चुके थे कि उसके साथ क्या हुआ है, जिसे देख वो भी गुस्से में चिल्लाने लगे कि हमारे घर में इतना घटिया काम भला कौन कर रहा था। मैंने तुरंत ही चिल्लाकर कहा कि और कौन, इस घर में आखिर एक ही तो जानवर है, आपका बड़ा भाई। अपने भाई का नाम सुनते ही मेरे पति दंग रह गए। उन्होंने तुरंत ही मेरी जेठानी की तरफ घूरती हुई नज़रों से देखा तो जेठानी थरथर कांपने लगी। मैंने उस बच्ची को उपचार दिया और फिर चादर उड़ाकर चुपचाप लिटा दिया। वो डर से बुरी तरह से कांप रही थी। मैंने जेठानी से कहा कि आपको ये सब पता था ना, लेकिन फिर भी आपने अपने पति की इतनी घटिया करतूत को छुपा कर रखा, आखिर क्यों? और इसीलिए आप मुझे चुड़ैल वाली बात का झूठ बताकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी, ताकि मैं कभी भी छत पर ना जाऊं और आपके पति की इतनी गंदी करतूत कभी भी सामने ना आए। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगता था कि मेरा जेठ ना सही, लेकिन जेठानी एक अच्छी इंसान है, लेकिन आप भी अपने पति के जैसी ही निकली। आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? कैसी औरत हैं आप? आपका पति आपके होते हुए किसी और के साथ, और आप उसका इस काम में साथ भी दे रही थीं। और तो और आपकी खुद की 3 बेटियां हैं, ये भी आपकी बेटी की ही उम्र की है, तो भी आपको इस बच्ची पर जरा सा भी रहम नहीं आया। जेठानी का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वो अपना सर पकड़कर वहीं ज़मीन पर बैठ गई और कहने लगी कि मेरे तो कर्म ही फूट चुके हैं। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन ये सब कुछ मेरी मजबूरी थी, क्योंकि अगर मैं इस पाप में अपने पति का साथ नहीं देती तो वो मेरी बच्चियों को मार डालता। उसने मुझे खुली धमकी दी थी कि अगर मैंने उसका विरोध किया या उसकी इस हरकत के बारे में
किसी को भी भनक लगने दी तो वो मुझसे मेरी बच्चियों को छीन लेगा। मेरे जीवन में वैसे भी कोई खुशी नहीं है सिवाय मेरी बच्चियों के। अगर मेरी बच्चियों को कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी ही मर जाती। मैंने कहा कि लेकिन आखिर आपका पति इस बच्ची पर इतना जुल्म क्यों कर रहा था? आज मुझे सब कुछ सच सच जानना है। तब मेरी जेठानी ने जो हकीकत बयां की उसे सुनकर हम सबके होश उड़ गए थे। जेठानी ने बताया कि मुझे लगातार 3 बेटियां हुई थीं, लेकिन इस आदमी को अपना वंश बढ़ाने वाला चाहिए था। इधर डॉक्टर ने भी साफ कह दिया था कि अब अगर अगला बच्चा मैंने पैदा किया तो मैं जान से हाथ धो बैठूंगी और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो बच्चा भी जिंदा बच पाएगा। जिस वजह से ये आदमी पूरी तरह से बौखला गया था, क्योंकि उसे हर हाल में बेटा चाहिए था। और फिर वो एक दिन इस बच्ची को अपने साथ घर पर ले आया। मैंने जब उससे पूछा कि आखिर ये बच्ची कौन है, तो वो बोला कि इसके बाप ने मुझे इसके बदले में 1 लाख रुपए लिए हैं और मुझे इसे बेच दिया है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम भला इसे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हारे तो पहले से ही 3 बेटियां हैं। तो वो कहने लगा कि अरे पागल औरत, मैं इसे यहाँ पालने के लिए नहीं लाया हूँ, बल्कि ये मेरा वंश बढ़ाएगी। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने कहा कि तुम आदमी हो या जानवर, तुम देख रहे हो कि उसकी उम्र क्या है? तुम इतने अंधे हो चुके हो कि अपना वंश बढ़ाने के लिए तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये अभी मात्र 14 साल की बच्ची है, ये मर जाएगी, तुम इस पर ये जुल्म मत करो। तो मेरा पति कहने लगा कि तू अपनी ये बकवास बंद कर। और फिर मैं इसे यहाँ पर ऐसे ही उठाकर नहीं लाया हूँ, बल्कि मैंने इससे शादी भी कर ली है। मुझे एक डॉक्टर ने कुछ दवाइयों के बारे में बताया है जो ये कुछ महीने तक खाएगी तो ये अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और फिर ये मुझे मेरा वंश चलाने वाला देगी। मैंने अपने पति को ये जुल्म करने से बहुत मना किया, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं मानी। मेरे विरोध के बदले में मुझे हर रोज़ मार मिली और फिर उसने मुझे सख्त हिदायत दी कि मुझे खुद इस लड़की को हर रोज़ दवाई देनी है ताकि वो जल्द से जल्द बड़ी हो जाए और फिर मेरे पति को बेटा पैदा करके दे। मैं मजबूरन इस लड़की को वो दवाई पहले तो कुछ दिन तक देती रही, लेकिन फिर मैंने चुपके से उसे दवाई को देना बंद कर दिया, ये सोचकर कि जब मैं इसे दवा दूंगी ही नहीं तो उससे इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, तो मेरा पति इसकी ज़िंदगी खराब नहीं करेगा और ये भी बच जाएगी। लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी, क्योंकि मेरा पति इंसान नहीं हैवान है। कुछ महीनों के इंतजार तक उसने जब ये देखा कि दवा का इस लड़की पर कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो उसने फिर इसके साथ इसी तरह से अपने मंसूबों को पूरा करने का ठान लिया। मैंने अपने पति को बहुत मना किया कि तुम ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, और जब मैं डटकर इस बच्ची के सामने खड़ी हो गई तो उसने मुझे साफ कहा कि अब मुझे इस लड़की या अपनी बच्चियों में से किसी एक को चुनना है, क्योंकि अगर मैं उसके इरादों के रास्ते में आई तो वो मेरी तीनों बच्चियों को जान से मार देगा। अपनी बच्चियों की ज़िंदगी की खातिर मैं कमज़ोर पड़ गई। कुछ दिनों बाद जब हमें खबर मिली कि तुम लोग यहाँ आ रहे हो तो मेरे पति को ये बहुत बड़ी मुसीबत लगने लगी। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं कोई भी पैंतरा अपनाऊं, लेकिन इस सब के बारे में राजन को गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मेरे पति को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर राजन को ये बात पता चल गई तो वो इस आदमी को हरगिज नहीं छोड़ेगा। मैं भी मजबूर थी, क्योंकि वो बार बार मेरी बच्चियों को मुझसे छीन लेने की धमकी देता था, जिससे मैं डर जाती थी। और इसीलिए मैंने चुड़ैल वाला झूठ तुमसे कहा, क्योंकि राजन की जो स्थिति है उसमें वो तो कभी छत पर जाता ही नहीं, और तुमको मैंने भूत प्रेत का डर दिखाकर नीचे ही रोक दिया था। इस तरह से मेरा पति बार बार मौके का फ़ायदा उठाता था। भले ही मैं इस सब को इस बच्ची के साथ होने से रोक नहीं पा रही थी, लेकिन मेरी इंसानियत इतनी भी नहीं मर गई थी। इसलिए मैं हर रोज़ इसे रात को चुपके से खाना खिलाने जाती थी, क्योंकि वैसे ही ये बेचारी जुल्म की शिकार थी, और अगर मैं इसे खाना नहीं देती तब तो इसके शरीर में बची कुची जान भी ख़त्म हो जाती। ये सब सुनकर हम सबका खून पानी हो गया था। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी नाक के नीचे एक बच्ची के साथ इतना बुरा जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा था, और हमें भनक तक नहीं थी। ना जाने वो बच्ची कब से इस सब को बर्दाश्त कर रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि ना तो उसके बाप ने उसे इंसान समझा और ना ही इस आदमी ने। हमने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया, और पुलिस उस बच्ची को अस्पताल लेकर गई। उसकी सारी मेडिकल जांचें हुई।
जिनमें ये साफ पता चल गया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। इसके बाद मेरे जेठ को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिन तक उस लड़की का इलाज सरकारी अस्पताल में चला। फिर मैं उसे अपने साथ घर ले आई। उस लड़की का अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए राजन और मैंने उसे अपना लिया था। हम दोनों पति पत्नी मिलकर उस बच्ची को उसके दुखों से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उस लड़की पर जो भी बीती है वो शायद ही है जो पूरी ज़िंदगी में कभी भूल पाए। पर फिर भी बीते वक्त के साथ अब उसने हमारे साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया है और वो मेरे जेठ की बच्चियों के साथ खेलने भी लगी है। जेठ को जब से जेल हुई है तब से घर में ऐसा लगता है कि जैसे खुशहाली और सुकून आ गया है। मेरी जेठानी को भी इस बात का कोई गम नहीं कि उनके पति अब उनके साथ नहीं हैं, क्योंकि ऐसे पति के होने से तो अच्छा है कि पति ना हो। मैंने अपने कुछ बचे हुए पैसों से जेठानी को एक भैंस खरीदवा दी है, जिससे उन्होंने गांव में दूध का छोटा सा व्यापार शुरू किया है और अब वो अपनी बेटियों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रही है, क्योंकि जेठ के होते हुए वो अपनी बेटियों को पढ़ा भी नहीं पा रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि इसी बीच फिर एक खबर आई कि मेरे जेठ को अचानक से हार्ट अटैक हुआ और उनकी मौत हो गई। बुरे कर्मों की सज़ा मेरे जेठ को मिल चुकी थी। अब हम सब एक परिवार की तरह मिलजुल कर हंसी खुशी रह रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।